हेलो बच्चों। आज सभी लोग का आपके अपने चैनल स्टडी में काफ़ी स्वागत है। आज मैं आप लोग को विज्ञान का मॉडल पेपर कराने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड UPMSP.NIC.in पे आया हुआ था। और चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को करा दिया है 1 सेकंड। इसके पहले मैंने आप लोगों को गणित का और अंग्रेजी का पेपर करा दिया है। अंग्रेजी का मैंने पार्ट 1 ही कराया है, अभी पार्ट 2 करवा दूंगा। अंग्रेजी का पेपर भी आप लोग का आगे है। तो इसमें विज्ञान का पेपर नज़दीक है आपका बोर्ड पेपर, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि एक बार UPMSP करा दिया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक हेल्प होता है। प्रत्येक वर्ष होता है UPMSP, क्योंकि बोर्ड द्वारा ही जारी किया जाता है। तो एक बार इसको देख के जाना बहुत बेहतर होता है। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे समझिएगा, पेपर समझ में आएगा। और पढ़े होंगे साल भर तो 100% आपको मिलेगा कि है वहीं से लिया गया है, आपका सिलेबस से ही है। देखिए, निर्देश भी आप अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुविकल्पी आ रहे हैं आपके 20 ठो। तो कैसे आएंगे, कैसे क्या करना है, जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के दिए जाएंगे। आपको पता है, ये तो पहले भी होता था। दूसरा बोला गया, प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ और खंड ब विभाजित किए गए। ठीक है, अच्छा। फिर देखिए, खंड अ और खंड ब 3 उपखंडों में क ख ग घ में विभाजित किया गया है। ठीक है, अच्छा। क ख ग दिया हुआ है इसमें, खंड अ और ब में 3 उपखंड दिए गए हैं। और चौथे में बोला गया है, ऐसा दिया रहेगा आपको बोर्ड पेपर में, ऐसा ही रहेगा कि प्रश्न के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जिसको कोई OMR शीट पे भरना है। और बताया गया कि नीले या काले बाल पेन से आप भर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको पेन यूज करना है तो या तो नीला पेन हो या तो काला बॉल पॉइंट पेन हो। इसके अलावा आप दूसरे पेन का यूज मत करिएगा, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, आगे पॉलिथीन देंगे तो वहाँ भी निर्देश ये रहेगा आपका। फिर देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक 1 अंक का दिया गया है। चलिए, ये भी आपको पेपर में देख चुके होंगे आप। फिर OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो OMR शीट पे आप उत्तर अंकित करने के बाद काट नहीं सकते। अतः आपको ये ध्यान देना है कि OMR शीट पे आप जो भी भरें अच्छे से भरें, और इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप इरेजर प्रयोग मत करिए और व्हाइटनर का भी प्रयोग न करिएगा। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक मतलब कि खंड ब के जो प्रश्न है उसमें आपको व्याख्या करना होगा, उसके बारे में बताना होगा। खंड अ के जो होंगे वो विकल्पी होंगे, और उस पर सिर्फ आपको क्या करना होगा, OMR शीट पे भरना होगा उसका क्रमांक। खंड ब के प्रत्येक प्रश्न के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। चलिए, ये सब तो आप जानते हैं, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न आ गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड अ आ गया, बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, पहला दिया हुआ है हमारा। पहला दिया, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए, जब भी प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन आप लेसन पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब क्या होता है, टकरा के वापस हो जाना, और अपवर्तन क्या होता है, टकरा करके अंदर चला जाना। तो बोला गया है जो कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, क्रिस्टली लेंस पे, स्वच्छ मंडल अर्थात कार्निया पर, या पैतालिका पर, या पुतली पर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ मंडल अर्थात कार्निया पर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जी, अच्छे से जूम हो गए, और इसको थोड़ा सा आपके दिखने लायक। ठीक है, दूसरा पहला हो गया था, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है। कौन बोल्टता को निरूपित करता है, तो देखिए, एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक होता है हमारा बोल्टता के लिए, V बराबर होता है, V बराबर होता है W/I/T। W बराबर I/T, ये बोल्टता का सूत्र होता है। V बराबर W/I/T। तो अब देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। देखिए, विद्युत धारा क्या होता है, I होता है, और समय किससे दिखाते हैं, T से, और किया गया कार्य मतलब W, अर्थात हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। सिर्फ आपको ये फार्मूला पता है कि V बराबर W/I/T, तो आप कर सकते हैं। W मतलब कार्य हो गया, I मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, और T मतलब समय हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड को देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, कंडीशन थे, आप लोग पढ़े होंगे कि किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण से बनेगा क्या, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने और वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन जरूरी होती है, तो जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। ऐसा तो नहीं होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर नहीं,
जब वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तब भी नहीं होता है वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब, ऐसा नहीं होगा। जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, हाँ, इस स्थिति में जो होता है कि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है कब कब, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में हो। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। देखो, सबसे पीछे बेंच पर बैठा मतलब अब वो दूर दूर से देख के पढ़ रहा है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये बात समझो कि पास की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, तो पास की न दिखाई दे, दूर की दिखाई दे, इस स्थिति में कौन सा दोष होता है? बताओ। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, हाँ ये सही है, निकट बिंदु दूर हो गया है। विद्यार्थी नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, ये भी नहीं है। विद्यार्थी नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया है, जिसके कारण निकट बिंदु दूर हो गया है तो निकट की वस्तुएं क्या हुआ, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दूर से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मतलब विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखिए, हाँ ये बढ़िया सवाल है। दिया हुआ है कि 5 प्रतिरोध का प्रत्येक का प्रतिरोध जी दिया है 1/5 ओम। थोड़ा कठिन दिया है। प्रतिरोध से सवाल हर पेपर में आया हुआ है, हर पेपर में हमने देखा है। जितने भी विद्या अवतार ट्रेनियर लोगों ने बनाया है, मॉडल पेपर हमने वहाँ भी देखा है, और ऐसे भी इसके पहले हमारा 11 साल का पढ़ाने का अनुभव है कोचिंग सेंटर में, हमने वहाँ पर भी देखा है कि प्रतिरोध से सवाल हर बार अच्छे खासे पूछे गए हैं। आपके बड़े प्रश्नों में, बड़े खंडों में भी है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा दे दिया गया 1 नंबर में। लेकिन 1 नंबर आप देख कर नहीं बता सकते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे हमें दिख रहा है कितना आएगा, 1/25 ओम आएगा, लेकिन हम इसकी व्याख्या कर देते हैं आपको कैसे आ रहा है। देखिए, 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग करके कितना निम्नलिखित प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया था, कम से कम कितना प्रतिरोध बनाएंगे? देखिए, अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या देखिए 25 ओम क्या है, सबसे बड़ी है। 1/10 क्या है? कहोगे स्पेशल 1 का 10वां भाग छोटा है, 1 का 5वां भाग छोटा है, 1 का 25वां भाग क्या है, सबसे छोटी है। तो बोला है कि प्रत्येक 1/5 ओम है, कितना निम्नतम, निम्नतम मतलब क्या होता है, कम से कम कितना बना सकते हैं, तो 1/25 आप। छठा नंबर दिया गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तल में तल से पूर्व पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। देखिए आगे दिया हुआ है, फिगर देखते हैं अभी, पहले समझ लीजिए इसको कि चित्र आगे दिया हुआ है, अगले पेज पर दिया है, ठीक चित्र को हम देख लेते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में, तो यहाँ पे हम अगला पेज ले लेते हैं। जी थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे। थोड़ा सा जूम हो गया है और थोड़ा सा ये नीचे हो गया। तो इसमें बोला क्या गया था, अब ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो एक बार प्रश्न को देख लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। प्रश्न को देख लेते हैं, कहा क्या रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। छठे का, अच्छा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगी? अच्छा तो बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए तार दिशा जो उत्तर दक्षिण की ओर होगी वो तो तार के ठीक बीचों बीच होगी। ठीक है, इसको हम पेन ले लेते हैं। इसको हम कहाँ से हो जाएगा, तार के ठीक ऊपर होगी ना, तार के ठीक ऊपर नहीं हो सकती। तार के ठीक नीचे जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तार के ठीक नीचे, तार के ठीक नीचे होगी। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो तार के ठीक नीचे होगी। हाँ, चुंबकत्व तो जो होता है नीचे की तरफ होगा, कागज के तल पे तार के ऊपर में नहीं, कागज के तल में तार के दक्षिण नहीं। सबसे बेटर आपका यही है कि तार के ठीक नीचे होगी। करेक्ट है, यही करेक्ट होगा ये। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा जो होगी तार के ठीक नीचे होगी। सातवां देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब का कंडीशन आप पढ़े होंगे, समझ में आ रहा होगा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा कब बनेगा, जब केवल दर्पण होगा या केवल उत्तल होगा, केवल उत्तल होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा, केवल उत्तल लेंस होगा, या अवतल उत्तल अवतल सभी होंगे। बताइए, सातवें का क्या होगा, घ होगा। घ मतलब घ मतलब डी होगा, जब अवतल उत्तल अवतल दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस सभी हो सकते हैं। कब, किस स्थिति में, कि जब अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बने, तो इसके लिए हमारे अवतल उत्तल अवतल लेंस उत्तल लेंस सभी होंगे। देखिए एक आप यदि समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस वाले में चारों दिया रहे, मतलब कि सभी वाला रहे, तो सभी वाले आंसर की संभावना ज़्यादा होती है। ये हम बोर्ड उस पर मॉडल पेपरों में भी देखते हुए आ रहे हैं, और सभी जगह पर हम देखे हैं कि जहाँ पर भी सभी वाले ऑप्शन रहे, मतलब विशेष में दे दिया कि ये वाला भी, अवतल भी, उत्तल भी, और अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी, तो सभी वाले विकल्प ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो आपको यदि न समझ में आया पेपर में, तो सभी वाला अर्थात डी वाला जो रहेगा उसको आप ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं मारने के लिए, तो आप मार सकते हैं। 100% आप नहीं कहेंगे करेक्ट ही होगा, लेकिन नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए खंड ख आते हैं, रसायन विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। खंड ख देखिए, एक मिश्र धातु होता है, एक मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु, क्या होता है, तत्व होता है, तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। बताइए आठवें का क्या होगा, मिश्र धातु क्या होगा, तत्व होगा, यौगिक होगा, समांगी मिश्रण होगा। एक मिश्र धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु एक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9वां दिया हुआ है ए बी सी, एक पीछे है, नीचे है, अभी हम दिखा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त, देखिए हम बता चुके हैं कि जैसे CH4 हम बताए होंगे, CH4 हो गया, CH4 हो गया, मतलब कि एल्केन समूह के जो भी होते हैं, एल्केन समूह के जो भी होते हैं, जिनका सूत्र होता है CnH2n और +2, तो एल्केन समूह के जो भी होते हैं वो संतृप्त होते हैं। अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होते हैं, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त होते हैं। तभी तो उसको डबल बॉन्ड लगाकर संतृप्त किया जाता है। तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए एक तो ये हो गया बी, और आगे देखते हैं, ये दोनों संतृप्त हैं। ये ए और सी क्या है, संतृप्त है। ए और सी क्या है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है, और बी जो है वो असंतृप्त है, बी वाला। तो चलिए आगे देखते हैं, एक विकल्प इसका बी सी के बाद डी देखते हैं कोई और है कि नहीं है। हाँ देखिए डी वाले में भी आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये भी असंतुष्ट है, असंतृप्त है, ये भी हमारा असंतृप्त है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये भी असंतृप्त है। हम बता दिए जो सिंगल बॉन्ड होते हैं संतृप्त होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं। मतलब एल्केन संतृप्त होता है, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त होता है। अब देखिए इसमें विकल्प जो है आप समझ सकते हैं, डी वाला तो है ये है, तो मतलब कि ये डी तो मतलब ये डी किस में है, डी तो दोनों में है। तो उस बगल क्या था हमारा, फिर से देखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड किस में था, बी वाले में, बी और डी, तो बी और डी कौन सा सही होगा, विकल्प बी सही होगा। बी तथा डी असंतृप्त होंगे क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर देखते हैं हम लोग, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 10वां नंबर समझिएगा, इसको पेन ले लेते हैं। यह एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ऊष्मा का शोषण करता है नहीं, ऊष्मा इसमें से निकलेगा, तो शोषी अपक्रिया तो ये हो नहीं सकता, तो ये गलत होगा हमारा, ये गलत होगा। बी दिया हुआ यह ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, हाँ ऊष्मा निकलेगा, तो बी तो भाई सही होगा ही।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, सही है, और बी सही हो गया। और यह परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, हाँ ये सी भी सही है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, 7 से कम नहीं होगी, ये भी गलत है हमारा। तो मतलब ए और डी गलत है, बी और सी सही है। तो बी और सी सही वाला कौन सा विकल्प होगा? विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी सही होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग, टाइम ज़्यादा हो रहा है बहुविकल्पी के लिए। देखिए, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या के निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? देखो, परमाणु त्रिज्या जो होती है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। परमाणु त्रिज्या कहाँ होती है? केंद्र से बाहर की तरफ। तो इस फिगर में केंद्र के बाहर की तरफ कौन है? केंद्र से बाहर की तरफ ये है, केंद्र से बाहर की तरफ ये है। और ये दोनों देखिए परमाणु त्रिज्या कहाँ है? केंद्र में ही है, केंद्र में ही है, अंदर की तरफ है। और इन दोनों में देखिए बाहर तरफ निकला हुआ है। तो कौन सा विकल्प होगा सही हमारा? बी और सी, ए बी सी डी, तो बी और सी सही होगा, बी और सी सही होगा। तो आगे देखते हैं विकल्प दिया होगा बी और सी, तो देखते हैं बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा जूम करते हैं तो आपको दिखाई देगा, इसमें 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा हो गया। 2 और 3 किस वाले विकल्प में दिया हुआ है? 2 और 3 विकल्प बी, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर बहुत ही लाजवाब बढ़िया क्वेश्चन है आपका, समझिएगा इसको, अच्छे समझ में आएगा। पढ़े हैं साल भर तो 100% समझ में आएगा। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ए का बी के साथ सुमेलन करना है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। यदि याद होगा तो कहते होंगे ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का मिलान कर दीजिए विरंजक चूर्ण से, ये हो गया। बेकिंग सोडा का मिलान किससे हो जाएगा? बेकिंग सोडा का मिलान आपका ये हो जाएगा, आपका मतलब कि पहला का ये हो गया बेकिंग सोडा का मिलान आप करेंगे तो बेकिंग सोडा का मिलान किससे हो जाएगा? बेकिंग सोडा क्या होता है? कांच का विलयन होता है, H2Cl2 का उत्पादन होता है, या प्रति अम्ल होता है? बताइए। बेकिंग सोडा जो हो जाएगा ये प्रति अम्ल होता है, ठीक है। दूसरे का डी, और ये हमारा मिलान होता जा रहा है किस वाले में? इसमें हो जा रहा है हमारा सी और दूसरे का डी, पहले का सी दूसरे का डी। हाँ, तो यही सही है आपका, ऐसे मिलान हो गया। और भी करना चाहे तो कर लीजिए। धावन सोडा मतलब कांच का विलयन होता है, हाँ ठीक है। धावन सोडा कांच का विलयन हो जाएगा। और एक तो बचा है कौन सा हमारा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें क्लोराइड में मतलब क्लोरीन मिलना चाहिए, तो Cl2 ये मिल जाएगा उत्पाद, तो ये हो जाएगा। मतलब हमारा ये सी 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको मिलान करना है, 1 नंबर में ही आया है। खैर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि 1 नंबर में थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा तो कर पाएंगे। मतलब पेपर आसान नहीं होने वाला है, आपको कंपटीशन टाइप के प्रश्न बनाए जा रहे हैं इस समय, अच्छी बात है, आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 नंबर, नीचे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बताइए क्या? लवण अम्ल क्षार सूचक। सोचिए एक बार, सोचना बहुत जरूरी होता है। बताइए क्या? पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्षार जो होता है, क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प में क्या भर दें? यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा? क्षार, मतलब सी सही होगा। आप OMR में सी को अंकित कर देंगे। देखिए 14 नंबर, फटाफट करते चलिए। चूने से भरी परखनली में अशुद्धिया का है, जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूषित हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। 14 का क्या होगा? तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल को दूषित कर देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूषित हो जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अगले पेज पे चलते हैं, 15 नंबर, बस अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुविकल्पी का लास्ट होने जा रहा है, इस समय बहुविकल्पी बनाएंगे। पार्ट बी जल्दी अपलोड कर देंगे आपके पेपर से पहले, हमारे चैनल पे रहेगा, आप देख लीजिएगा। अभी पार्ट ए बनाए हैं तो पार्ट ए को समझ लीजिए अच्छे से। बहुविकल्पी आपको याद होना चाहिए कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, और आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्नों में मिल सकते हैं, तो पढ़ना चाहिए आपको।
नहीं तो आगे भविष्य में तो उपयोगी हो गए हैं। देखो, कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, बताइए, 15 नंबर का ABCD दिया हुआ है, इसको पढ़िए और फिर सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ। और यदि डार्विनवाद, लैमार्कवाद, परिवर्तनवाद ये सब पढ़े हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। हाँ, ये पढ़ने से लग रहा है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, इसके कारण। देखिए, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, इसका मतलब क्या है? कुछ डायनासोर में एक एक पर मतलब पुच्छ पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं पाते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ने से ऐसा भाव नहीं निकल रहा है हमें। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, ये भी एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ कहा नहीं यहाँ पे। दोनों ही जीवों में पर समान अंक समजात अंग है, नहीं। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, हाँ, ये बात हमें क्लियर लग रहा है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर। यदि किसी जीव का, 16 में स्किप होने जा रहा था, 17 होने जा रहा था, चलिए ठीक है। यदि किसी जीव की जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, क्या कर सकते हैं भविष्यवाणी? यदि जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से हुआ है, तब हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं कि जीवों का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, या जीवों का विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ, या पृथ्वी की परत में जीवाश्म की स्थिति के जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, या विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बताइए ABCD इन 16 के चारों में से कौन सा सही होगा? देखिए, इसके पढ़ने से साफ साफ लग रहा है कि जीवों का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। इसका अर्थ यही है कि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है। मतलब कि जब हम खुदाई उदाई करते हैं तो बहुत गहरी परतों से उनके जीवाश्म मिलते हैं। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले इन लोग का विनाश हुआ होगा, जीवों का विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। देखिए C बहुत अच्छा है कि चित्र में भाग ABC किस क्रम में है। यहाँ दिया बीज पत्र, प्रंकुर और मूलांकुर, या प्रांकुर, मूल पत्र और बीज पत्र। मतलब ये ABC किस क्रम में दिए हुए हैं। देखिए, जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर। और जो बी वाला भाग है, जो ये पत्ती वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? अरे बीज पत्र बोलते हैं। और जो हमारा ये सी वाला भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? सी वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? बीज पत्र नहीं, पहला प्रांकुर होगा, ठीक है। प्रांकुर, बीज पत्र, प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकुर। हाँ, मूलांकुर। ये जो होगा हमारा सी वाला मूलांकुर होगा। मूलांकुर करेक्ट है। कंफ्यूज न होइएगा, थोड़ा हम कंफ्यूज मत होइएगा। बायो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रांकुर बीज पत्र हमें पता था, मूलांकुर पता चल गया। ABC प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, अर्थात विकल्प C से होगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये करेक्ट है। ये पत्तियों का के बारे में बताया गया है कि सबसे जो मध्य वाला भाग होता है प्रांकुर होता है, और जो ये बीज वाला भाग होता है, बीच वाला बीज पत्र होता है, यहाँ पे बीज होते हैं, और मूलांकुर होता है ये वाला, इसके नीचे वाला भाग मूलांकुर होता है। जो बायो पढ़ते हो अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है, ये 100% सही है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं हम। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? लो भाई, जीके आ गया, ये एक जीके आ गया, और इसको समझिए अच्छे से, समझ में आएगा कि अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? बोला है जीव संरक्षण में, पौधों कटाई के लिए, जौ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या जल संरक्षण के लिए। बताओ किस क्षेत्र में दिया गया? बताओ, जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो किस क्षेत्र में दिया गया? जीव संरक्षण के लिए। ऐसे बता सकते हो कि अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार याद कर सकते हो
किसके लिए दिया जाता है पुरस्कार? तो जीव संरक्षक के लिए। उन्हें देखो, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे के RRYY गोल और मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार तथा पौधे रंग के बीज वाले पौधे के लिए बता दिया कि RRYY में संकर कराया जाता है। तो F1 के बीज कैसे होंगे, प्रथम पीढ़ी के बीज कैसे होंगे? ठीक है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। 2 और बचे हुए हैं, समझ लीजिए अच्छे से। और सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। इस समय आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, बहुविकल्पी पूरे, कम से कम इतने तो आपको आने चाहिए। सेकंड तो व्याख्यात्मक होते हैं, उसको आप नहीं भी आता है तो बना ले सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पी में आपको A to Z सही होना ही चाहिए। यदि सही नहीं होगा तो नंबर डायरेक्ट कटेगा। वहाँ पे आपको व्याख्या करना चाहिए। जब भी आप पेपर दें तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। आप हमेशा शुरुआत करिएगा, एक से शुरुआत करिए, अंतर जाते रहिए। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, लेकिन ऐसा ना करिए किसी में बहुत ज़्यादा टाइम बिताइए। ना भी आए तो अपने कैपेसिटी के अनुसार, यदि आप साल भर पढ़ाई किए हैं तो ऐसा ट्राई कीजिए कि अपने दिमाग से उन प्रश्नों को कर पाएँ। यदि आप साल भर पढ़े तो कुछ तो आइडिया बनेगा, कुछ तो पढ़े हो उस प्रश्न के बारे में, तो जो पढ़े हो वही करो, और जो आइडिया बनता है वो बना के लिखो, लेकिन पेपर में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप पेपर में छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रश्न अटेंड करेंगे, तो आपको 30 नंबर विद्यालय से मिलता है। यदि 50 नंबर भी यहाँ से 70 में पा जा रहे हैं तो आपके 80% बन जाते हैं। तो आपके 80+ बन सकते हैं यदि आप ढंग से पेपर देंगे तो। अब ऐसी बात नहीं है 90+ बनेगा, आप ढंग से पढ़ाई किए तो 90+ तो बनना ही चाहिए। वो हम बता रहे हैं, यदि कमज़ोर भी बच्चे हैं और पूरे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और अपने माइंड के बेस पे भी लिखते जाते हैं, तब भी आपका 80 माइनस नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि जो मल्टीपल चॉइस है ये बहुत इफेक्ट डालेंगे एग्जामिनर पे। यदि बहुविकल्पी आपके सही रहेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रयास करिएगा कि आपको जो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो एकदम सही हो, ट्राई करिएगा तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी पढ़ाया जाता है। हर प्रकार कंपटीशन तैयारी कराई जाती है। मैम भी कुछ पढ़ाती हैं, कुछ हम भी पढ़ाते हैं, और भी टीचर है। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस चैनल से। A to Z सभी जानकारी आप यहाँ पर ले पाएंगे। चलिए अच्छा, देखते हैं 2 और बचा हुआ है, ये 19 और 20। तो 19 का जो विकल्प होगा आपका, ये सही हो जाएगा आपका 19 का एक गोल और पीले। आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा दोबारा, गोल और पीला होगा। 20 देखिए, ज़्यादा टाइम हो चुका है। 20 निम्नलिखित में से ए में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? देखिए, मादा जनन तंत्र के ये किस भाग को, ए क्या है, ये है, ये ए दिखाया गया है यहाँ पे। ये बोल रहा है मादा के किस जनन, थोड़ा सा आप जूम कर दे रहे हैं, आपको अच्छे दिखाई दे दें, 1 सेकंड, ये दिख रहा होगा आपको। ये बोल रहा है ये मादा के किस अंग को प्रदर्शित करता है, ये मतलब ये दोनों, ये तो मादा के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो किसको करता है? अंडाशय को। ये जो हमारा होते हैं ये अंडकोश होते हैं, ये दोनों। तो ये मादा के किस जनन अंग को प्रदर्शित करता है? तो ये अंडाशय होता है। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह की होती है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं। तो किस भाग को प्रदर्शित करता है ये? मादा के अंडाशय को। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।